देखो ध्यान समझो, अकबर के युग की बात हो रही है। अकबर का युग 1556 से 1605, ठीक है। अकबर का युग 1556 से 1605, ठीक है। 1556 में ध्यान समझो, हुमायूं 1555 में वापस आया, 1540 में भाग गया था, 1555 में आया, 56 में सीढ़ी से गिर के मर गया बेचारा। अब उसका लड़का है अकबर, 1556 से शासन करेगा अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये जलालुद्दीन, आप लोग लिखे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखो इनके जो संरक्षक थे, जब ये शासक बने तो इनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की आयु में शासक बन गए। आप लोगों की भी उम्र 13 वर्ष की होगी। इतना छोटा सा बच्चा शासक बन गया, तो इसके संरक्षक की जरूरत पड़ेगी। संरक्षक जो थे इनके, संरक्षक कौन थे? बैरम खान। संरक्षक बैरम खान थे। आई बात समझ नहीं? इनके संरक्षक बैरम खान थे। देखो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? फिर पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? नहीं याद है ना? 1526 पानीपत का प्रथम। आई बात समझ में? किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब पानीपत का दूसरा युद्ध होने जा रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। अकबर तथा हेमू के बीच, हेमू और अकबर। आदिल शाह के सेनापति थे हेमू। इसमें हेमू हार गया और ये जीत गए, ये विजयी हो गए। अब देखो ये 13 वर्ष का बच्चा है, मैंने आपको बताया था। इनके संरक्षक कौन है? बैरम खान। युद्ध प्राय बैरम खान ही लड़ा था। इधर बैठ जाओ। युद्ध बैरम खान ही लड़ा था, परंतु अकबर शासक थे। ये 13 वर्ष के हैं मात्र। बात समझे? तो हेमू की हत्या बैरम खान ने ही किया था, मात्र इन्होंने इसके गर्दन पर तलवार लगा करके हट गए। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जो अकबर का शासन काल है, मैंने आपको बताया अकबर का शासन काल, इसको हटा रहा हूं। अकबर का शासन काल देखो, अहमदनगर, यहाँ अहमदनगर है, ये वाला गोलकुंडा वाला क्षेत्र अहमदनगर हो गया। अहमदनगर से लेकर गुजरात से बंगाल, बंगाल से लेकर के काबुल तक इनका शासन था अकबर का। बात समझ नहीं? गुजरात और बंगाल इसलिए इसको कवर किए थे क्योंकि यह व्यापार का प्रमुख क्षेत्र था। यहीं से व्यापार हो सकता था। यहाँ से वो मध्य एशिया, देखो बहुत जगह जाते थे, पता नहीं इसमें एक नहीं है। मध्य एशिया से लेकर के देखो वहां चीन तक इनका व्यापार होता था, यूरोप में व्यापार होता था। तो यहाँ पर ये समुद्री वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये जहाज पहुंच जाती, पानी वाली जहाज पहुंच जाती थी, यहाँ पानी वाली जहाज पहुंच, इसलिए इस क्षेत्र को जीतना बड़ा जरूरी था। अहमदनगर की एक शासक थी, उनका नाम था चांद बीबी से उन्होंने युद्ध किया और चांद बीबी हार गई युद्ध में, ये क्षेत्र पूरा ले लिए। बात सुनी नहीं? अकबर की मम्मी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ये है हमीदा बानो बेगम। पापा का नाम क्या है इनके अब्बा का? हाँ, हुमायूं। इनके अब्बा हो गए हुमायूं और अम्मी हो गई हमीदा बानो बेगम। बात सुनी नहीं? इन्होंने जो शादी किया
शादी किया एक महिला थी, उसका नाम था हरखाबाई, उसी का नाम बाद में जोधाबाई पड़ा। वो अजमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। उनसे हरखाबाई से शादी करके इन्होंने अजमेर को अपने अंदर ले लिया। इसके बाद अन्य वैवाहिक संबंध करके इन्होंने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी बात यह है, जो ऐसे नहीं मानते थे उनसे संघर्ष करते थे, जो ऐसे नहीं मानते थे उनसे युद्ध करते थे। इस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार किए। ये वास्तविक नहीं। पहली बात देखो, संघर्ष के द्वारा, लड़ झगड़ के, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, कई शादी किए थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करके, वैवाहिक संबंध द्वारा जो साम्राज्य का विस्तार है वो बता रहे हैं किस प्रकार से साम्राज्य को बढ़ाए थे। तीसरी बात ये है, अधीनता स्वीकार करें। अधीनता द्वारा दूसरे क्षेत्र के जो शासक होते थे उनको अधीनता के लिए विवश कर देते थे। इस प्रकार से अकबर ने क्या किया, अपना साम्राज्य विस्तार किया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था महाराणा प्रताप। नाम जानते हैं महाराणा प्रताप का? हाँ, महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ वो समझो। ठीक है, देखो, महाराणा प्रताप से इन्होंने युद्ध किया और महाराणा प्रताप ने खूब चढ़ बढ़ के युद्ध में भाग लिया। परंतु महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। ठीक है, युद्ध लड़े बेचारे महाराणा प्रताप बहुत तगड़ा, बाकी युद्ध हार गए, भाग गए जंगल में, पहाड़ियों के बीच में छुप गए। उन्होंने कसम खा लिया कि जब तक मैं मेवाड़ को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक मैं घास की रोटी खाऊंगा और जमीन पर सोऊंगा। उन्होंने पूरा जीवन वही किया, जमीन पर ही सोए, घास की रोटी खाए, पूरा सुखों का त्याग कर दिए और अंततः मर गए। लेकिन मरते दम तक महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं किया। बात समझ नहीं, भले ही भाग करके जीवन बिता लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो ये महाराणा प्रताप की छोटी सी कहानी थी। मैंने ये जोधाबाई कहानी आपको बता दिया। देखिए, अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को सम्मानजनक स्थान दिया। इसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था मान सिंह और दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम था भगवान दास। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको अपने शासन काल उन्होंने बहुत उच्च पद दिया था। कौन जानते हो? अकबर। भगवान दास और राजा मान सिंह को उन्होंने एक सम्मानजनक स्थिति दिया था, मतलब अपने राज दरबार में बड़ा सम्मानजनक पद दिया था उनको। देखिए, व्यापार में होता अरब, यूरोप, दक्षिण एशिया व्यापार के लिए होता गुजरात और बंगाल पर अधिकार करना जरूरी था। अभी जो डायग्राम्स बताए थे, गुजरात और बंगाल पर उसने अधिकार कर लिया था। और एक महिला थी, उसका नाम था दुर्गावती, रानी दुर्गावती। ये गोंडवाना, ये मध्य प्रदेश की थी। उन्होंने अकबर से युद्ध कर लिया। अकबर का अच्छा लगेगा, मेहरारू युद्ध कर रही है, ठीक, हार गई युद्ध। फिर उस पर पूरा शासन कर लिया अकबर। यहाँ पे अकबर का शासन था, जहाँ है आप लोग, इसीलिए इसका नाम मिर्जापुर है ना, राजा मिर्जा थे यहाँ, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हो गया, ये युद्ध हार गई। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, जो कश्मीर से लेकर के अहमदनगर, देखो, कश्मीर से अहमदनगर और बंगाल से काबुल तक इनका शासन था। कितनी बात समझ में आई? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक अकबर का पूरा साम्राज्य विस्तार हो गया। ठीक है, अब देखिए शासन व्यवस्था इनकी कैसी थी, वो ध्यान से देखो। शासन व्यवस्था में सबसे पहले देखो प्रशासन की ढांचा कैसी थी। 4 भाग देखना, 4 पार्ट। ठीक है, देखो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो केंद्र, ये लिखा तो है, केंद्र हो गया। केंद्र में सबसे प्रमुख जो होता था बादशाह होता था। इससे पहले सुल्तान होता था केंद्र में, अब जो है बादशाह होगा। बादशाह जो होता था वही सर्वे सर्वा होता था। बादशाह के नीचे वजीर होता था, ध्यान से सुनो, बादशाह के नीचे वजीर, जो वजीर होता था वह वित्तीय विभाग देखता था। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बंद करो उसको। वजीर में होता, वजीर के नीचे वजीर क्या करता था? वित्तीय विभाग देखता था।
केंद्र के नीचे प्रांत है, प्रांत को सूबा कहा जाता था। सूबा का मालिक सूबेदार होता था, समझे। सूबेदार जो होता था वो कानूनी और फौजदारी मामला देखता था, और उसके सूबेदार के नीचे क्या होता था, प्रांतीय दीवान होता था। प्रांतीय दीवान जो होता था आय व्यय का लेखा जोखा देखता था, और फिर इसके बाद क्या करता था, राजस्व वसूली करता था, जो टैक्स वगैरह वसूल करता था वो ये प्रांतीय दीवान करता था। कोतवाल क्या करता है, कोतवाल करता है नगर प्रशासन को बनाए रखता है। जो नगर का शासन प्रशासन उसको बनाए रखने का कार्य किसका है, कोतवाल का है। प्रांत के नीचे परगना होता है, परगना के नीचे गांव होता है। कई गांव के समूह को परगना कहते हैं, परगना के समूह को प्रांत कहते हैं, कई प्रांतों के समूह को केंद्र कहते हैं। जो परगना होता है, परगना में परगना को सिख कहते थे, सिख। सिख का जो मालिक होता था उसको सिकदार कहते थे। सिकदार जो होता था वो कानून, देखो सिकदार कानून व्यवस्था देखता था, वास्तविक नहीं। सिकदार क्या करेगा, कानून व्यवस्था देखेगा। सिकदार के नीचे अमीन होता था, अमीन जो है राजस्व वसूली करता था। जैसे यहाँ पर राजस्व वसूली देखो, ये प्रांतीय दीवान कर रहा है, प्रांतीय दीवान और अमीन। जैसे प्रांत में प्रांतीय दीवान होता है वैसे परगना में अमीन होता है। यह भी राजस्व वसूली का कार्य करता है, यह भी राजस्व वसूली का कार्य करता है। यह परगना में करेगा और यह प्रांत में करेगा, दोनों में यही समानता है। कानून अमीन के नीचे कानून गो होता है। कानून गो क्या करता है, उपज का, देखो उपज जो है राजस्व का विवरण, जो उपज होता है, देखो यहाँ पर जैसे ये है, ये प्रांतीय दीवान राजस्व वसूली करता है, वैसे यहाँ पर ये जो कानून गो हो गया, ये उपज और राजस्व का विवरण देता है, और ये राजस्व वसूली का कार्य अमीन करता है। देखो पोतदार होता है, पोतदार जो होता है कोष की व्यवस्था देखता है। आई बात समझ में नहीं, पोतदार पोतदार क्या करेगा, कोष की व्यवस्था देखेगा। जैसे कोष में कितना पैसा है कितना नहीं, सारा काम कौन करेगा, पोतदार करेगा। देखो मुकद्दम क्या करता है, मुकद्दम ये गांव में होगा, ये यहाँ पर गांव का प्रधान मुकद्दम कहलाता है। तो ये क्या करेगा, जो काम इनका था, यहाँ पर देखो परगना सिकदार का था, वही काम इनका मुकद्दम का। कानून व्यवस्था ये भी देखेंगे। यहाँ पर देखो सिकदार क्या करता, कानून व्यवस्था देखता था, वैसे ही पटवारी क्या करता है, राजस्व वसूल करता था। अब यहाँ देखो अमीन क्या है, राजस्व वसूली करता था। इसी प्रकार से पटवारी हो गया। देखो उसके नीचे चौकीदार है, सुरक्षा और दायित्व। गांव में सुरक्षा का दायित्व चौकीदार के पास होता है, प्रांत में सुरक्षा का दायित्व कोतवाल के पास होता है, परगना में इसके परगना में यही सब देख लेता है, कोतवाल ही देखता है, और यहाँ पर जो गांव का होता है चौकीदार देखता है। इतनी बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लिस्ट। फिर इसके बाद देखो मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, वो देखो मनसबदारी व्यवस्था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनसब का मतलब क्या होता है वो समझो। मनसब, मनसब कौन होता है, पद या प्रतिष्ठा। मनसब एक पद होता था, जैसे जिसको जितनी बड़ी मनसब मिल गई उतना बड़ा उसका पद प्रतिष्ठा होता था। जैसे पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, कोतवाल हो गया। पुलिस सबसे नीचे हो गया, फिर दरोगा हो गया, फिर कोतवाल हो गया, ऐसे ऊपर हो गए ना। वैसे ही जो मनसब होता था, मनसब मतलब प्रतिष्ठा होता है, जिसके जितना बड़ा मनसब मिलता था उतना ज्यादा उसकी मतलब प्रतिष्ठा होती थी, समाज में बहुत मान जान होता था उसका। देखो मनसब क्या होता है, सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था का गठन किया गया था। मतलब सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों का समूह, बात समझ नहीं, सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित, सिपाहियों, देखो इनको जो सुसंगठित करता था एक व्यक्ति होता था, उसका नाम था मनसबदार। मनसबदार आई बात समझ में नहीं, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें कई प्रकार मनसबदार होते थे। जैसे देखो सेना, सामंत, सामंत वो होता है जो काम नहीं करता है, केवल शोषण करता है। फिर इसके बाद शासकीय अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होते थे, कई प्रकार के होते थे ये, ठीक है। और देखो मुगल शासन में कई प्रकार के छोटे बड़े मनसबदार होते थे। जो सबसे छोटा मनसबदार होता था उसके पास 10, देखो यहाँ पर सबसे छोटा मनसबदार 10 मनसब उसके पास होता था। 10 मनसब का ये होता है
मतलब सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों का 10 समूह ऐसा होगा जिसका मालिक एक मनसबदार होगा, वो सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा जो होता है उसके पास 10,000 मनसबदारी होगी। आई बात समझ में नहीं? वो सबसे बड़ा मनसब, बाद में 10,000 बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया था। बात को ध्यान से समझ लो, तुम लोग सुन नहीं पाते हो बात। मतलब अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत चीज है इसमें जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ जानबूझ करके, कारण तुम लोग सुन ही नहीं पाओगे। अभी भनभनाने लगते हैं। सबसे बड़ा मनसब क्या होता था? 1,000 मनसब, जो बाद में बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया। देखो, मनसबदार साम्राज्य में जो बादशाह के कानून तथा आदेश को लागू, मनसबदार करता क्या था? देखो, जैसे बादशाह जो नियम कानून बनाता था, उस नियम कानून को लागू कौन करवाएगा? जैसे मान लो कोई नियम बन गया तो उसको लागू कौन करवाएगा? मनसबदार लागू करवाएगा। साम्राज्य का विस्तार कौन करवाएगा? मनसबदार करवाएगा। जैसे मान लो अभी इतना बड़ा इनका साम्राज्य था, तो मनसबदार का कार्य साम्राज्य का विस्तार करना, और दूर तक साम्राज्य विस्तार करो, लड़ाई करना लड़ाई करो, झगड़ा करना झगड़ा करो, चाहे जो करो करो, साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। कोई बोले तो चैन छोटा कर दो, बाकी साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। समझे? कुछ भी करो, साम्राज्य का विस्तार करो। और कानून व्यवस्था, जो मैं कानून बताऊं उसको जाकर के लागू करो, ये कार्य था मनसबदार का। अब कोई आदमी अगर विद्रोह कर रहा है, जैसे यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, इनके टाइप का आदमी, ये जो है, ठीक है, ये हो गए, ये सब विद्रोही है सब। देखो, यहाँ कोई विद्रोह कर रहा है तो विद्रोह मत करो, ध्यान सुनो, ठीक है। यहाँ कोई अगर विद्रोह करेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये मनसबदार आएंगे, टक 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 घोड़ा से चैन छोड़ा के चले जाएंगे। फिर क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? मतलब विद्रोह को दबाने के लिए मनसबदार होते थे, ठीक है। ये देखो, विद्रोह का दमन करते थे। इनका वेतन बहुत ज्यादा होता था, पूरे दुनिया में उतना तनख्वाह नहीं था जितना इनका होता था। मनसबदारों का बहुत तनख्वाह होता था, समझे? और कैश दिया जाता था, कितना सच्ची? चाहे जितना भी होगा, लेकिन उस पूरे दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह मनसबदारों का था, ठीक है। अब देखो, अकबर का वित्तीय प्रबंधन कैसा था वो समझ लो। अकबर का वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से लेखा जोखा होता था, पैसे का विवरण कैसा होता था वो समझो। एक देखो, सबसे प्रमुख था उसमें कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था सबसे प्रमुख था। किसी भी देश की कृषि व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज भी कल भी, अगर आज भी कृषि व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, खाने लिए मर जाओगे। बताओ, अनाज नहीं पैदा होगा क्या खाओगे? नहीं सर, नट बोल्ट खाओगे? नहीं सर। पेड़ खाओगे? नहीं सर। इसलिए कृषि व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है। तब भी कृषि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण था, अब भी कृषि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। तो अकबर के शासनकाल में जो अकबर का वित्तीय प्रबंधन था, कृषि पर ज्यादा निर्भर था। आज भी कृषि पर निर्भर है, ठीक है। एक व्यवस्था उसमें चलाया गया था, गज-ए-इलाही, ठीक है। गज-ए-इलाही क्या होता है वो समझो। गज-ए-इलाही, देखो, गज-ए-इलाही मतलब भूमि को पैमाइश करने की एक मापन थी। ये जमीन है, इसकी पैमाइश किया जाएगा, ठीक है। 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा, ठीक है। देखो, गज-ए-इलाही यहाँ पर मैंने बताया, एक बीघा जो होता था 60 गज लंबा 60 गज चौड़ा होगा तो वो एक बीघा कहेंगे। 60 में 60 मतलब ये है, ठीक है। 60 गज लंबा 60 गज चौड़ा, ये इसको एक बीघा कहेंगे। अब इसी के द्वारा इस पर लगाया जाएगा टैक्स। आपके खेत में इतना पैदा हुआ है, इतना हमको चाहिए, समझे कि नहीं? इसको गज-ए-इलाही कहा गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, दूसरी व्यवस्था यह है कि सामाजिक सामंजस्य के प्रयास। जो अकबर थे, अकबर हिंदू और मुसलमान, मुझे विस्तार मत बांधिए, अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी और पढ़ाएंगे। आइए देखो, बन बनाने लगे। हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं करते थे, वो सामाजिक सहिष्णुता बहुत ज्यादा रखते थे। उनके लिए न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, बस एक मनुष्य है। इसलिए सामाजिक सामंजस्य उन्होंने बहुत अच्छा बना के रखा। दूसरी बात यह है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति का मतलब ये होता है, धार्मिक सहिष्णुता मतलब होता है धार्मिक समानता। मजा आ रहा है? धार्मिक सहिष्णुता की बात नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, देखो सामाजिक सामंजस्य हो गया, धार्मिक नीति। यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, एक इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाने में धार्मिक चर्चा होता था। उस धार्मिक चर्चा में अच्छे अच्छे विद्वान आते थे, उन विद्वानों से बात होती थी, विद्वानों से चर्चा होता था, साहित्य पर, धर्म पर, इन सब पर बातें होती थी। उसको इबादत खाना कहते हैं। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था। देखो धार्मिक चर्चा लिखा है ना, धार्मिक चर्चा, बड़े बड़े विद्वान जुटते थे उसमें। अकबर भी जाकर के बैठते थे, उनको मजा आता था बातचीत करने में। बात समझे कि नहीं? अगली बात यह है दीन इलाही। उन्होंने एक धर्म चलाया था, उसका नाम था दीन ए इलाही। धर्म है, धर्म, दीन ए इलाही। ठीक है, दीन इलाही क्या होता है वो समझो। जैसे एक इस्लाम धर्म था, वैसे उन्होंने एक धर्म चलाया, उसका नाम था दीन इलाही। ये धर्म है, ये क्या होता है वो समझो, दीन इलाही। जैसे हिंदू, मुसलमान, ये सब है ना, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब जितने धर्म हैं, इन सभी धर्म को जोड़ करके एक धर्म बना दिए, जिसको दीन इलाही नाम दिया गया, जिसमें न हिंदू न मुसलमान, मतलब सबको मिला करके एक धर्म, जिसको दीन इलाही कहा गया। आई बात समझ में? यहाँ पर ये हो गया दीन इलाही, सबको मिलाकर बनाया गया। इन्होंने एक नीति अपनाई थी, जिसका नाम था सुलह ए कुल। सुलह कुल की नीति। देखिए इधर सुलह कुल की नीति क्या थी वो समझो। देखो, राज्य का काम शांति से चल सके, किसी प्रकार कोई समस्या न उत्पन्न हो, इसलिए एक नीति अपनाया गया था, सुलह कुल। में ये है सुलह एक कुल, इसका नाम था, लेकिन सुलह कुल लिखा गया है। अब देखो इसका प्रभाव देखो भक्ति तथा सूफी संतों में देखा गया। भक्ति और सूफी संत में जो देखो, जैसे हिंदुओं में क्या होते हैं, संत होते हैं ना, वैसे ही मुसलमानों में सूफी संत होते हैं। उन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बैठा जाता था, जब कभी झगड़ा वगैरह हो जाता था, तो ये दोनों मिलकर के सूफी और भक्त संत समझौता कराते थे, उसी को सुलह कुल कहा जाता है। समझ में नहीं? अब देखो अकबर ने क्या किया, गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, पुराण, पंचतंत्र, सिंहासन, बत्तीसी व विज्ञान, इन सब का क्या किया, फारसी में अनुवाद कराया। अकबर एक काम बहुत इंपॉर्टेंट किया था, एक कर था जजिया। ये जजिया कर होता है टैक्स। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जाएगा यहाँ पर मान लो विंध्यवासिनी दर्शन करने, तो उसको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। पहले टैक्स दो तब दर्शन करने जाओ। अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। अकबर ने इस जजिया कर को खत्म कर दिया। ये है जजिया कर, इसको खत्म कर दिया। इसको धार्मिक कर भी कहते थे, जजिया कर को समाप्त कर दिया। इससे हिंदू बड़ा खुश हुए और अकबर को बड़ा मानने लगे। सर बात समझ नहीं? अकबर देखो क्या क्या बनवाया था, वो देखो थोड़ा सा, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर बताते हैं। देखो अकबर की शासन व्यवस्था में जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया था, दीवाने आम, दीवाने खास, इस सब का निर्माण करवाया। देखो अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाया, दीवाने क्या कहते हैं, दीन इलाही धर्म अपनाया। कला के क्षेत्र में भी अकबर ने महत्वपूर्ण कार्य किया। सबसे बड़ी बात यह है, आगरा के निकट उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक नगर का निर्माण किया, इसका नाम फतेहपुर सीकरी नगर नाम दिया गया। फतेहपुर सीकरी में ही उन्होंने जोधाबाई महल बनवाया। उनकी पत्नी का नाम जोधाबाई था, भी आपको बताया था ना, हरखाबाई, वही जोधाबाई महल बनवाए थे। हवा महल उन्होंने बनवाया वहीं पर। समझ में नहीं? चारों तरफ से खुला था, एकदम 5 मंजिला ऐसे बना हुआ है, जहाँ बैठी हवा लगे, फटफट हवा लगता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हवा महल है, यहाँ पर ये हवा महल बना, ठीक है। और ये अब ये जोधाबाई महल है। और देखो यहाँ पर दीवाने आम है, यहाँ पर दीवाने खास है। आगरा के लाल किले में बनवाया गया है दीवाने आम, दीवाने खास। किस लिए बनवाया गया था? देखो दीवाने आम, दीवाने खास किस लिए? दीवाने आम में क्या होता है, राज्य के लोगों से मुलाकात किया था। आम को मतलब लोग, मतलब लोगों से मुलाकात करने के लिए बनवाया गया था। दीवाने खास क्या था? अपने मंत्रियों से चर्चा करने के लिए, शासन व्यवस्था किस प्रकार से चला जाए, किस प्रकार से नहीं चला जाए, उसके लिए दीवाने खास का निर्माण करवाया था। आगरा से गुजरात से जब युद्ध करके लौटे थे तो बड़ा खुश थे,
आए फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया। यहाँ पर है बुलंद दरवाजा, ये देखो ये बुलंद दरवाजा है, बहुत ऊंचा है बुलंद दरवाजा। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था। अगला ये है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उन्होंने बनवाया था, अजमेर में है, आज भी है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। ये बनवाए किस लिए बनवाए थे? इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो एक लड़का जन्म लिया जिसका नाम था सलीम, उसका नाम सलीम रखे थे। बाद में उसी लड़के का नाम पड़ गया जहांगीर। वही लड़का जो जहांगीर हुआ वही बादशाह बना, और वही शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में पूरा संगमरमर लगवा दिया सफेद रंग का। आई बात समझ में नहीं? तो इस प्रकार से उनका छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कला का। इनमें बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके सिलेबस में उतना ही है। आई बात समझ में नहीं? दीवाने आम दीवाने खास के विषय में जानते रहिएगा। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, आज के लिए इतना है।